आना सेंसिबल, दिल का लगाना नॉनसेंस, प्यार जताना सेंसिबल, प्यार निभाना नॉनसेंस, खाने के और दांत सिखाने के और दांत, नॉनसेंस है सेंसिबल, इसके अपने सिद्धांत। कोई पैसे पीछे मर जाओ, ओ यारो कुछ कर जाओ, कोई सच्चाई तो की लेना, झूठ दे लेसन पड़ जाओ, मुल्क तो अपने की लेना, मुल्क को डुबो के तर जाओ, वादे करना सेंसिबल, वादे निभाना नॉनसेंस। Honesty is a big offense. Rules and regulations decided by Nonsense Private Limited. दोस्तों, नॉनसेंस प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, बोला डॉक्टर साहब गर्दन में बड़ी दर्द हो रही है। डॉक्टर ने पूछा क्या बात, गर्दन ज्यादा घुमाई थी? कहता जी लोग कह रहे थे सेंसेक्स ऊपर चला गया, मैं ऊपर देखने लग गया, लोगों ने कहा जी सेंसेक्स नीचे गिर गया, मैं नीचे देखने लग गया, अब सेंसेक्स तो समझ नहीं आया, ये गर्दन अकड़ गई है। अब बात तो सही है दोस्तों, जिन लोगों को शेयर मार्केट की समझ नहीं भी है वो भी शेयरों में पैसा लगा के ऊपर नीचे देखते रहते हैं। दोस्तों, बिजनेस एक ऐसी चीज है, जब चल रहा होता है तो बंदे के पास सर खुजाने का टाइम नहीं होता, सर खुजाने के लिए भी बंदे हायर करने पड़ते हैं, लेकिन जब नहीं चल रहा होता तो मक्खियां मारने के लिए मक्खियां भी नहीं मिलती, यानी कि टाइम पास करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। यार कल से मिठाइयाँ बनी हुई है, कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा। चलो टाइम पास करता हूँ। जरा बकवास ना कर, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा, मुंह तोड़ दूंगा तेरा। ओए, एक तो सामान महंगा लगाता है, ऊपर से गालियां देता है, ले अपना सामान वापस। बेचा हुआ सामान मैं वापस नहीं लेता, समझा? टांगे तोड़ दूंगा तेरी मैं। मैं तेरे टांगे तोड़ दूंगा। कहाँ है पत्थर, कहाँ है लाठी? कहाँ है मेरा पत्थर, कहाँ है लाठी, कहाँ है पत्थर? ओए, क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं सर, बहस कर रहा था। बहस किससे बहस कर रहा था? सर टाइम पास करने के लिए अपने आप से बहस कर रहा था। कमाल है, कोई अपने आप से भी बहस कर सकता है? महाराज एक तो ग्राहक है नहीं, इतनी मंदी पड़ी हुई है, ऊपर से अपने आप से बहस करने के लिए वकील रखो क्या? दोस्तों, जब बिजनेस चल रहा होता है तो बंदे का ध्यान बिजनेस की तरफ ही होता। एक बुजुर्ग अपने अंतिम सांस गिन रहा था, सारा परिवार उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया, बोला बिट्टू बेटा किधर है? बिट्टू कहता पिताजी मैं आपके पास ही खड़ा हूँ। टीटू किधर है? टीटू कहता जी पाँव की तरफ देखिए, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। निक्कू किधर है? निक्कू बोला जी दाईं तरफ देखिए, मैं भी यही हूँ। उसकी बीवी ने कहा आप घबराइए मत, सारा परिवार आपके आसपास ही है। तो बुजुर्ग एकदम घबरा के खड़ा हो गया, हैं अगर सारे यहीं हैं तो दुकान पे कौन बैठा है? अब धक्कों की बात करते हैं। धक्के ना तो शौक से खाए जाते हैं ना भूख से खाए जाते हैं। धक्कों का भूख से कोई रिश्ता नहीं होता। इंसान धक्के कभी भी जिंदगी में खा सकता है। बहुत से लोग धक्के खा के सीखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से कहें भाई 2-4 धक्के मारना, मैं कुछ सीखना चाहता हूं। धक्के बसों में भी हैं और धक्के ट्रेनों में भी हैं। दोस्तों, पिछले दिनों मुझे मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर करने का मौका मिला। मैंने फर्स्ट क्लास का टिकट ले लिया कि वहां रश कम होगा, लेकिन वहां अंदर घुस के पता चला कि फर्स्ट क्लास भी पूरी तरह टाइट है। मैंने अपने दोस्त से पूछा यार फर्स्ट क्लास में भी उतना रश है, सेकंड क्लास में भी उतना रश है, फर्क क्या है? कहता फर्क तो इतना है जी कि फर्स्ट क्लास के यात्रियों ने परफ्यूम वगैरह लगाया होता है, टाइयां पहनी होती है, उनके पसीने की बदबू नहीं आती, और अगर बाई चांस गिरने लगो किसी की भी टाई पकड़ लो। एक बस में बहुत भीड़ थी, धक्का पड़ता, कोई आदमी आगे से पीछे चला जाता, कोई पीछे से आगे चला जाता। एक आदमी बस के सेंटर में स्टीयरिंग लिए वो खड़ा था। किसी ने कहा भाई साहब इतनी भीड़ है, आप स्टीयरिंग लेके यहाँ पे खड़े हो, या तो आप उतर जाओ या स्टीयरिंग को बाहर फेंको। कहता भाई साहब मैं ड्राइवर हूँ, धक्के खा खा के सेंटर में पहुंच गया हूँ। अब कई आदमियों को धक्के खाने का शौक होता है भाई। आज 11 नंबर बस से चलेंगे, और उसमें तो बहुत भीड़ होती है यार। और भीड़ तो होती है, लेकिन लड़कियों की वुमेन कॉलेज के आगे से जाती है ना, फिर तो बड़ा मजा आएगा धक्के खाने का। और तुझे क्या हुआ भाई? 11 नंबर बस में जा रहा था, झटका लगा, लड़कियों में जा गिरा, लड़कियों ने पीटा, पुलिस ने। चल गिरने का मजा तो आया। शट अप। नौकरी तलाश करने के पुराने तरीके धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। पुरानी फिल्मों में हीरो दफ्तरों के चक्कर लगाता था, कई बार दफ्तरों के बाहर लिखा होता था नो वैकेंसी, और कई बार अफसरों के चेहरों पे लिखा होता था नो वैकेंसी। वो बात अलग है कि जब हीरो हीरोइन को गुंडों से बचाता था तो हीरोइन तरस खाकर
हीरो को अपने बाप की फैक्ट्री में सुपरवाइजर लगवा देते। उसके बाद लोगों ने अखबारों में नौकरियां ढूंढनी शुरू कर दी। अब बेरोजगार आदमी को मंत्रिमंडल के विस्तार से क्या लेना देना? वो तो अखबार में सिर्फ नौकरियां ढूंढता है और कई बार नौकरी तो मिलती नहीं, वो बेचारे को अखबार बेचनी पड़ जाती है। आपका बेटा क्या करता है? मेरे बेटे ने अभी जर्नलिज्म कंप्लीट किया है। तो नौकरी मिली? उसने किसी अखबार में सेल्स मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। नौकरी तो उसे बेचारे को मिली नहीं, लेकिन प्रिंट मीडिया में वो बहुत ही वैल्यूएबल एक्सपीरियंस गेन कर रहा है। अखबार अखबार आज का ताजा अखबार, न्यूज़पेपर आज का ताजा अखबार, आज का ताजा अखबार, आज का ताजा अखबार, अखबार ले लो अखबार, आज का ताजा अखबार। दोस्तों, अब इंटरनेट का जमाना है। लोगों ने ऑनलाइन जॉब ढूंढनी शुरू कर दी है। इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन के मुताबिक ऑनलाइन जॉब सर्च करने वालों की संख्या 65 लाख तक पहुंच गई है। अब जरूरी नहीं है कि जो आदमी कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ है वो बड़ा इंटेलिजेंट, पढ़ा लिखा और एम्प्लॉयड आदमी है। वो भाई साहब बेरोजगार भी हो सकता है। अरे 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 चंदा, तू क्या कर रही है लैपटॉप के साथ? बीबी जी, आप तो देती हैं हमें 500 रुपया महीने, उसमें तो हमारा गुजारा नहीं चलता। हाँ, इंटरनेट पे देख रहे थे शायद कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। इंडियन एयरलाइंस ने फैसला किया है कि वो उड़ान में भारी भारी एयर हॉस्टेसेस लेके नहीं जाएंगे। हमारी यही सलाह है कि अगर उन्हें बदलना हो तो धीरे धीरे बदलें, वरना पतली और सुंदर एयर हॉस्टेसेस देख के यात्री झटके भी खा सकते हैं। हमें पता चला है कि ऑन फ्लाइट एयर हॉस्टेसेस को पतले होने के लिए कुछ दिनों का नोटिस दिया जाएगा। हो सकता है ये एयर हॉस्टेसेस फ्लाइट में भी आपको एक्सरसाइज करती हुई मिले। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर सेक्शन। सब स्टैंडर्ड एजुकेशन पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं कॉलेज के प्रिंसिपल श्री चंदा सिंह जी। सो वेलकम। थैंक्स यू। सर, थैंक्स यू नहीं होता, थैंक यू होता है। एक एस मुझे लगता है आप एक्स्ट्रा लगा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम फीस एक्स्ट्रा लेते हैं तो एक आध एस भी एक्स्ट्रा चल जाता है। सर, आप ये बताइए कि आजकल कंपटीशन का ज़माना है, हर बच्चे को बोर्ड एग्जाम में 90% से ऊपर मार्क्स मिल रहे हैं। ऐसे में आपको एडमिशन की दिक्कत नहीं आती? दिक्कत आती है, पिछले कई सालों से ये दिक्कत आ रही थी, लेकिन हमने एक ऐसा मेथड निकाला है जिससे ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। नया मेथड? वो क्या है? हम तंबोला खिला के डिसाइड करते हैं। आप तंबोला की गेम पर कॉलेज एडमिशंस डिसाइड करते हैं? वही जो फर्स्ट और सेकंड हाउस जीत जाता है उसे तो हम स्कॉलरशिप भी दे देते हैं। चलो, मुझे आप ये बताइए कि आजकल रिजर्वेशन का बहुत चर्चा है, तो आपका रिजर्वेशन के बारे में क्या ख्याल है? जो हमें एक्स्ट्रा पैसे देता है उसकी सीट तो रिजर्व करनी पड़ती है। सर, मैं उस रिजर्वेशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट पूछ रही हूँ आपसे। नहीं जी, कास्ट, क्रीड, रिलीजन का कोई हिसाब किताब नहीं हमारे यहाँ। जो बंदा हमें एक्स्ट्रा पैसे दे के जाता है उसकी सीट रिजर्व कर लेते हैं। सर, सीट्स के बारे में आपका क्या विचार है? कॉलेज में सीट्स की तो जरूर प्रॉब्लम होती होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं आती, हमने एक कारपेंटर रखा हुआ है जो साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्व करता रहता है। सर, मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब है कि कॉलेज एडमिशंस में आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आती होगी, जैसे बच्चे होते होंगे ज्यादा और सीट्स होती होंगी कम। पिछले साल भी हो गया था, बच्चे हो गए ज्यादा, हमें टीचर की कुर्सी छीन कर बच्चों को देनी पड़ गई और टीचर सारा साल खड़े होकर पढ़ाती रही। दोस्तों, इससे पहले कि मेरी कुर्सी मुझसे छीन जाए, मुझे लगता है कि प्रिंसिपल साहब का धन्यवाद कर देना चाहिए। सर, थैंक्स यू, थैंक्स यू, थैंक्स। Nonsense Private Limited. आने वाला सप्ताह ट्रैवल एजेंट्स के लिए भारी रहेगा। कबूतरबाजी के चक्कर में कभी भी अंदर हो सकता है। जो लोग जमीन बेचकर अमेरिका कनाडा जाने की सोच रहे हैं, ट्रैवल एजेंट से सावधान रहें, क्योंकि वो पैसे लेके अमेरिका की जगह आपको अफगानिस्तान भी छोड़ सकते हैं। तो वृष राशि के लोग अपने पासपोर्ट्स को कुत्तों से बचा के रखें, कुत्ते कभी भी आपका पासपोर्ट चबा सकते हैं। जिन विद्यार्थियों का नाम आ और पा से शुरू होता है उन्हें स्टूडेंट्स वीज़ा मिलने की पूरी संभावना है। वो बात अलग है, अमेरिका कनाडा जाके उनका मन पढ़ाई में कम लगे और पढ़ाने वाली में ज्यादा। हेलो, बत्रा बोल रहा हूँ स्वामी जी। हाँ बोलिए बत्रा जी। मेरा बेटा स्टूडेंट वीजा लेकर अमेरिका गया था, तो अब उसे वहाँ कोई मैम पसंद आ गई है, उससे शादी करना चाहता है।
भाई बड़ा लकी आदमी है। मैं तो खुद मेम से शादी करना चाहता था लेकिन हो नहीं सकी। लेकिन वो तो पहले से ही शादीशुदा है स्वामी जी, उसकी 2 साल की बच्ची भी है। उसकी राशि कौन सी है? जी कर्क राशि है। अच्छा भाई, कर्क राशि वाले जो लोग होते हैं ना, उनका शुभ रंग होता है सफेद। ऐसे लोगों को गोरी मेम तो क्या, गोरी बांदरी भी पसंद आ सकती है। अरे वो तो ठीक है स्वामी जी, लेकिन उपाय क्या है? अच्छा आप उपाय नोट करिए। जी। किसी भी मेम को नीम के पेड़ के नीचे बिठाकर चांदी की थाली में हॉट डॉग बिना श्रद्धा के खिलाएं। स्वामी जी इससे फायदा क्या होगा? इससे ये फायदा होगा, उसे गोरे रंग से नफरत हो जाएगी, वो अपने मुल्क भागा वापस आ जाएगा। जी धन्यवाद स्वामी जी। ओके भाई। अच्छा तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नई समस्याओं के साथ, इसी वक्त इसी प्रोग्राम में। जय भवानी। अरे ये बंदूक क्यों उठा ली? और क्या हकी उठानी थी? मेरा कहना ये है कि अब आप डाकू नहीं रहे, नेता बनने जा रहे हैं। गांव लूटने नहीं जा रहे, भाषण देने जा रहे हैं। हाँ मैं भी ये कोई बंदूक चलाने नहीं जा रहा, लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि अब मेरा ये चुनाव चिन्ह होगा। हाय मारी जाऊं मैं अपने डाकू सैया के। जानते हैं जब भी मैं मायके जाती थी ना, सब लोग मुझे चिढ़ाते थे कि दुनिया भर के डाकू नेता बन गए और एक तेरा ये निकम्मा है जो सरेंडर के बाद भी घर पे बैठा हुआ है। अब तो खुश है ना, और तेरे मायके वाले भी। हाँ। सुनिए, हर बार की तरह लाल बत्ती वाली गाड़ी देखकर डर मत जाना। अब आपको नेता बनने के बाद इसी में बैठ कर जाना है। तुझे भी तो उसी में बैठना है। ये मुझे तो डर लग रहा है। जब से डाकू खड़क सिंह इलेक्शन में खड़ा हुआ है ना, मुझे तो अपनी कुर्सी हिलती नजर आ रही है। ऐसा कैसे सर? आप नेता हैं, वो डाकू है। इसलिए तो कह रहा हूँ, नेताओं की रेपुटेशन डाकू से भी ज्यादा खराब हो गई है। इतने केस डाकुओं पे नहीं चल रहे जितने नेताओं के ऊपर चल रहे हैं। ये सर, डाकू खड़क सिंह तो अमीरों को लूटकर गरीबों में पैसा बांटता है, और आप गरीबों को लूटकर अपना पेट भरते हैं। अच्छा, शराब। आइए खड़क सिंह जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम हो गया। थोड़ा ठहर ना जाए? मुहूर्त नहीं, मुझे जिंदगी में पहली बार थोड़ा डर लग रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? आप इतने खूंखार डाकू रहे हैं, लोग आपसे डरते थे, आप प्रेस वालों से डर गए? नहीं, वैसे तो मैं किसी गोली वोली से नहीं डरता, लेकिन प्रेस वालों के सवालों से थोड़ा डर लगता है। सही है। आप एक काम कीजिए, कोई भी पत्रकार आप पर कभी आरोप लगाए तो आप एक ही बात कहना, इसमें जरूर ऑपोजिशन वालों की चाल। ऑपोजिशन वालों की चाल है, याद रखिए। बस ठीक है। आई थैंक यू सो मच। इतने सारे रिपोर्टर्स को बुलाया गया है। अरे नेताजी कभी आएंगे? अरे एकदम ठीक टाइम पर आ जाएंगे। तुम्हें कैसे पता? अरे जब वो गांव में डाका डालने जाते थे ना, तब उसी टाइम आते थे जो टाइम उन्होंने पुलिस को पहले से दिया होता था। लेडीज एंड जेंटलमैन, खड़क सिंह जी आ गए। नेताजी, आप पहले ऐसे नेता हैं तो बिल्कुल सही टाइम पर आए। ये सब ऑपोजिशन वालों की चाल है। जी आप पे आरोप नहीं लगा रहे हैं। अच्छा अच्छा। आप बैठिए। बैठना आपको है। क्या कर रहे हैं आप? ये आप डरिए मत, ये इसमें गोली नहीं है, ये सिर्फ चुनाव चिन्ह है। नेताजी मुझे लगता है आपने अपने नाम के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। ये हमने ऑपोजिशन को गुमराह करने के लिए है, ताकि वो हमें अनपढ़ समझें। आप बताइए, आखिर आप डाकू से नेता क्यों बनना चाहते हैं? ये ऑपोजिशन वालों की चाल है। ये आरोप सर, ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप नेता क्यों बनना चाहते हैं? अच्छा, नेता क्यों बनना चाहता हूँ? जब हम टीवी में देखते हैं तो बहुत से नेताओं की शक्ल डाकुओं से मिलती है, तो हमारे ससुराल वालों ने कहा आप भी क्यों नहीं ट्राई करते? ये कहाँ तक सच है कि आपने 20 डकैतियां, 7 मर्डर और 15 घरों को आग लगाई है? ये सर, सर, ये अपने पे आरोप है? हाँ सर, ये आरोप है। इसका मुंह तोड़ जवाब दीजिए। ये बिल्कुल गलत बात है। हमने 20 नहीं 40 डकैतियां डाली हैं। हमने 7 नहीं 70 मर्डर किए हैं। 15 नहीं 150 घरों को आग लगाई है। वाह! क्या ये सब विपक्ष की चाल है। विपक्ष हमें नीचा दिखाना चाहता है, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं। इंकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान हमारा है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये अंग्रेज तो कब के भारत छोड़ के चले गए। छोड़ गए? लेकिन मैंने कल 2-3 अंग्रेज मार्केट में घूमते देखे हैं। वो अंग्रेज टूरिस्ट हैं, उनसे हमको पैसा मिलता है। अच्छा, पैसा मिलता है।
तो अंग्रेजों भारत वापस आओ। आप मेरा ख्याल अपने बारे में सोचो, अंग्रेजों को छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर आप बताएंगे कि हमारे गांव में विकास कब आएगा? भाई विकास को आने में तो 2 साल लगेंगे, क्योंकि विकास बेटा MBA करने लंदन गया हुआ है। ये क्या बोल रहे हैं, लिखूं या ना लिखूं? वो लिख ले, अखबार नहीं छापनी, लिख। ये आपके विकास बेटे की नहीं, प्रगति की बात कर रहे हैं। अच्छा प्रगति तो अभी छोटी बच्ची है, स्कूल में पढ़ती है, उसको पॉलिटिक्स में आने में टाइम लगेगा। आप लोग प्लीज कहीं जाइए। नहीं, नेताजी भी आपसे 2 शब्द कहेंगे। कहिए। मैं आखिर में यही 2 शब्द कहना चाहता हूँ जो हमेशा कहता आया हूँ, गांव लूटो। रुकिए 1 मिनट, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, होता है कभी कभी। पीए साहब वो तो गए सब। नहीं तो आपके ऐसे जवाबों के बाद आप क्या सोचते हैं कि वो रात भर आपका ये भाषण सुनेंगे? टेंशन मत ले पप्पू, 10वीं में चौथी बार फेल हो गया तो क्या हुआ? अपने जीजा जी को बस एक बार नेता बनने दे, तुझे पूरे का पूरा शिक्षा विभाग ही दिला दूंगी। हाँ दीदी, फिर तो मैं भी 10वीं पास का जाली सर्टिफिकेट बनवा लूंगा। बेवकूफ, अगर जाली सर्टिफिकेट ही बनवाना है तो MA का बनवा, हमेशा छोटा ही सोचेगा। कमाल कर दिया आपने खड़क सिंह जी। आपको मैंने कहा 2 शब्द बोलो, आपने बोल दिया गांव लूटो। भाई आप मुझे 4 शब्द कहते, मैं 4 बोल देता। सारे गांव की फसलों को आग लगा दो, औरतों को अड्डे पे ले चलो। हाँ, इससे ज्यादा आपसे कुछ एक्सपेक्टेड भी नहीं है, यही बोलोगे आप। इसीलिए मैंने आपके लिए एक राइटर अपॉइंट किया। कौन सा राइटर? जावेद अख्तर साहब का नाम सुना है? जावेद अख्तर, जिसने गब्बर के डायलॉग लिखे थे? हाँ जी, उससे भी बड़ा आदमी आ रहा है, उनका वॉचमैन। हाँ, उसका कहना ये है कि आजकल सारी स्पीचें वही लिखते हैं। हेलो। ये फोन खाता है, थोड़ा बड़े नेता बनना सीखो। हेलो, डाकू खड़क सिंह जी से बात करवाएंगे जी? हाँ, वो मीटिंग में है, आप होल्ड कीजिए, मैं उनको देता हूँ। थोड़ी देर बाद बात करो। भाई थोड़ी देर बाद बात करो। अब बात कर लूं? हाथ रख के बोलो, करो। हाँ, खड़क सिंह बोल रहा हूँ। जी मैं ऑपोजिशन का नेता चरणदास कौड़ा बोल रहा हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट थी, अगर आप इलेक्शन में खड़े हो जाएंगे तो मेरी जमानत जब्त हो जाएगी जी। अच्छा, आप भी जमानत पे बाहर हैं। क्या किया था आपने? कोई डाका मारा था या चोरी की थी? नहीं जी, मेरे कहने का मतलब ये था, आप इलेक्शन में खड़े क्यों हैं? आप बैठ क्यों नहीं जाते? ठाकुर खड़क सिंह एक बार खड़ा हो जाए तो फिर बैठता नहीं है। ऐसी क्या बात हो गई जी? भाई हमारे घुटनों में दर्द है, एक बार हम खड़े हो जाएं तो उठा बैठा नहीं जाता। ऑपोजिशन वालों को अपनी कमजोरी बताने की क्या जरूरत है? ठाकुर खड़क सिंह का फैसला अटल होता है। हम एक बार खड़े हो गए, अब नहीं बैठेंगे। आदाब हुजूर। ये नौकरी के लिए है? क्या कर रहे हैं आप? ये वही है महान लेखक जावेद साहब, वॉचमैन। बंदे को मिराज जख्मी कहते हैं, दरअसल लिखता तो सब कुछ नहीं, बस नाम जाता है। अच्छा, अब ये बताइए कि खड़क सिंह जी अपनी स्पीच में क्या क्या बातें करें? जी हुजूर, तो जनाब शुरुआत कुछ यूं करेंगे, हम सबको साथ चलना है, हमें सबको साथ मिलकर चलना है, इस दुश्मनी की दीवार को, और दुश्मनी की इस दीवार को। हुजूर दीवार से याद आया, आपको मालूम है दीवार फिल्म कैसे बनी? हुजूर हुआ कुछ यूं था कि मैं अपनी रात की गश्त पे था, जावेद साहब टहलते हुए आए, बोले यार लखनवी फिल्म का सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। मैंने इधर देखा उधर देखा, पीछे देखा, जिस दीवार के साथ जावेद साहब टेक लगाए खड़े थे, मेरी नजर उस पे गई। मैंने कहा आमा यार दीवार पे क्यों नहीं कुछ लिखते हो? बस फिर क्या था, मैं रात भर बोलता रहा, हुजूर वो लिखते रहे, मैं बोलता रहा वो लिखते रहे, और आप दीवार की सब कुछ आपके साथ। लेकिन मैंने स्पीच में क्या बोलना है? जी हुजूर, जी हुजूर। तो हुजूर फिर आप कुछ यूं कहेंगे कि इस दुश्मनी की दीवार को तोड़ के हमें ये दुश्मनी की दीवार तोड़नी होगी, गरीबी की जंजीरों से, और गरीबी की जंजीरों से। जंजीर से याद आया हुजूर, जंजीर फिल्म का किस्सा कुछ मालूम है आपको? एक बार मैं नात की गश्त लगा रहा था कि जावेद साहब बड़े हैरान परेशान, बोले यार कल पुलिस को सब्जेक्ट सुनाना है, अगर नहीं सुनाया तो मेरी बीवी के गले की सोने की जंजीर गिरवी रखनी पड़ जाएगी। मैंने कहा अम्मा यार जंजीर क्यों गिरवी रखते हो, जंजीर पे क्यों नहीं कुछ लिख डालते हो? फिर क्या भागो यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। हुजूर वैसे अपोजिशन से कॉल आया, मैं उनके लिए भी लिख सकता हूँ। सुन, ओए क्या कर दिया आपने, अच्छे खासे लेखक को भगा दिया। यार मैंने आपको बता देना, मैंने ऐसी स्पीचें नहीं देनी।
स्पीच नहीं दोगे तो इलेक्शन कैसे जीतोगे? इलेक्शन नहीं जीतोगे तो मिनिस्टर कैसे बनोगे? और मिनिस्टर नहीं बनोगे तो लोगों का पैसा कैसे लूटोगे? बेसहारा टीवी में मैं प्रियंका पाठक आपका स्वागत करती हूं। और अब हेडलाइंस। इलेक्शन लड़ रहे भूतपूर्व डाकू खड़क सिंह ने अपना चुनाव से नाम वापस ले लिया है। बर्बाद हो गई, लुट गई। मैंने कहा ये क्या कर दिया? ये क्या कर दिया? मैं क्या बोलूं, इनसे पूछो। इनको मैंने बोला भी था स्पीचें तैयार की, मगर बोलते मैं स्पीच नहीं करूंगा। अब स्पीच नहीं बोलेंगे तो इलेक्शन कैसे जीतेंगे? इलेक्शन नहीं जीतेंगे तो मिनिस्टर कैसे बनेंगे? और मिनिस्टर नहीं बनेंगे तो जनता का पैसा कैसे लूटेंगे? कैसे लूटेंगे? जब मैंने सरेंडर किया था उस वक्त खाई हुई कसम याद आ गई। कौन सी कसम? अगर मैंने जनता का पैसा ही लूटना था तो मुझे मंत्री बनने की क्या जरूरत थी? मेरा डाकू वाला धंधा ही ठीक था। अरे वहाँ तो आप लाखों में लूटते थे, यहाँ तो करोड़ों का माल था, करोड़ों का। इसी के साथ आज का हमारा ये कार्यक्रम खत्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसे लगा? अगर आप हमें लिखकर भेजेंगे, इसका ना आपको फायदा ना हमें फायदा, सिर्फ डाक विभाग वालों को रेवेन्यू बढ़ेगा। खैर, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी प्रोग्राम में, इसी वक्त, यानी कि नॉनसेंस प्राइवेट लिमिटेड। दिल का आना सेंसिबल, दिल का लगाना नॉनसेंस, प्यार जताना सेंसिबल, प्यार निभाना नॉनसेंस, खाने के और दांत, सिखाने के और दांत, नॉनसेंस है सेंसिबल, इसके अपने सिद्धांत। कोई पैसे पीछे मर जाओ, ओ यारो कुछ कर जाओ, कोई सच्चाई तो की लेना।